नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीपीसी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष तथा पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट गुरुवार को जयपुर से जोधपुर जाने के दौरान शहर के उदयपुर रोड बाईपास से गुजरे। इस मौके पर ब्यावर विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी पारस पंच के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पायलट का माला पहनाकर स्वागत किया। स्वागत सत्कार के पश्चात पायलट की कारों का काफिला सीधे जोधपुर के लिए रवाना हो गया। पायलट के आगमन को देखते हुए पंच की ओर से उदयपुर रोड स्थित उनके कार्यालय पर सादे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर पंच के अनुसार पायलट का स्वागत किया जाना था, लेकिन पायलट के सीधे ही जोधपुर रवाना होने के कारण पंच के कार्यालय के यहां एकत्रित कार्यकर्ताओं को निराश होना पड़ा। मालूम हो कि पायलट गुरुवार को जोधपुर में किसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जा रहे थे। जानकारी पर कांग्रेस नेता पंच ने उनके स्वागत के लिए उनके कार्यालय पर स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके तहत वहां पर ब्लॉक कांग्रेस, यूथ कांग्रेस तथा ग्रामीण क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए, लेकिन पायलट के बाईपास से सीधे ही जोधपुर के लिए रवाना हो जाने के कारण स्वागत की सभी तैयारियां धरी रह गई। शहर के छावनी क्षेत्र गैर चौक निवासी एक 50 वर्षीय अधेड़ महिला जशोदा देवी पत्नी प्रेमराज भाटी ने बुधवार देर शाम को अपने घर में फांसी का फंदा बनाकर उस पर लटक गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। अधेड़ महिला के फांसी के फंदे पर लटक जाने पर जान जाने की जानकारी के बाद परिजनों ने सिटी थाना पुलिस को सूचित किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची सिटी थाना पुलिस ने जशोदा के शव को फंदे से नीचे उतारकर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया। पुलिस ने गुरुवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में पंचनामा तैयार करवाकर शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। पुलिस ने आत्महत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच कार्यवाही शुरू कर दी है। जसोदा पत्नी प्रेमराज भाटी, जाति माली, उम्र 50 साल, जो किसी पुरानी बीमारी से परेशान थी, अवसाद में थी, उसने फांसी के फंदे पर लटककर खुदकुशी कर ली। मृत्यु के वास्तविक कारणों का जांच से खुलासा हो कि उसने वास्तव में फांसी से खुदकुशी क्यों की। प्रथम दृष्टया मामला बीमारी से तंग आकर खुदकुशी करना पाया गया। प्रकरण में जांच जारी है। मृतका की लाश का पोस्टमार्टम कराकर लाश उसके परिवारजन को सुपुर्द कर दी गई है। परिजन को ससुराल पक्ष को किसी प्रकार का मौत पे कोई शक शुबा अभी तक सामने नहीं आया। अब स्कूली शिक्षा से वंचित बालिकाओं व महिलाओं को फिर राज्य सरकार की ओर से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा सेतु योजना का संचालन किया गया है। बालिकाओं एवं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इंदिरा महिला सशक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना शिक्षा सेतु के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए मात्र 30 रुपए का भुगतान करके ही महिला स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के माध्यम से 10वीं व 12वीं की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकती है। इसके लिए सरकारी स्कूल में आवेदन कर सकेंगे। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निदेशालय महिला अधिकारिता एवं राजस्थान स्टेट ओपन के मध्य स्कूल एक एमओयू हुआ है। इसके मुताबिक शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना शिक्षा सेतु के तहत इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई भी बालिका एवं महिला संदर्भ केंद्र के माध्यम से राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के पोर्टल पर पंजीयन कराकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। 10वीं कक्षा के लिए न्यूनतम 14 वर्ष तथा अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं तथा 12वीं कक्षा के लिए न्यूनतम 15 वर्ष तथा अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की इस बार शिक्षा सेतु एक नई योजना आई है, जिसमें समस्त महिलाओं और बालिकाओं के लिए निःशुल्क आवेदन की सुविधा दी गई है। उनको मात्र 30 रुपये अग्रेषण शुल्क के देने हैं। इसके अलावा उनको किताबें भी निःशुल्क मिलेगी और किसी भी तरह का शुल्क उनको जमा नहीं करवाना है। यह योजना इसी वर्ष लागू की गई है, जिसका पैसा सरकार खुद वहन करेगी और बच्चों को ये सब कुछ चीज़ें जो है निःशुल्क प्रदान की जाएगी। पूर्व वर्षों में बच्चों को करीबन 1500 से 2000 के बीच में खर्च करने पड़ते थे। इस साल समस्त व्यय उनके लिए सरकार उठाएगी और उनको निःशुल्क एक प्रकार से सुविधाएं दी जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना से पूरी दुनिया संकट में पड़ी है। भारत दुनिया के सबसे ज्यादा मरीजों में दूसरा स्थान पर आ गया है। पूरे देश व दुनिया की
पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। ऐसी महामारी काल में इसको मात देकर आने वालों ने कुछ सुखद संदेश भी दिए हैं कि मजबूत इच्छा शक्ति से इस महामारी को बड़ी समझदारी से आसानी से जीता जा सकता है। ऐसा ही सुखद संयोग ब्यावर शहर में भी हुआ है। शहर के बुरड़ परिवार के 3 सदस्यों मिलाप चंद बुरड़, विमल चंद बुरड़ तथा संजय बुरड़ ने लंबे उपचार के बाद कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है। गुरुवार को तीनों सदस्यों के उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर लौटने पर परिजनों, इष्ट मित्रों तथा शहरवासियों ने उनका भावभीना स्वागत किया। नरसिंह गली स्थित निवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान परिजनों ने रेड कारपेट बिछाकर तथा ढोल नगाड़ों के साथ तीनों सदस्यों का स्वागत किया। उपस्थित सभी ने तीनों सदस्यों का फूल मालाएं, साफा पहनाकर तथा तिलक लगाकर स्वागत किया। खुशी के मौके पर केक काटकर खुशी का इजहार किया गया। निवास पर परिजनों ने उनके लिए रेड कारपेट लगाकर नरसिंह गली को सजाकर ढोल नगाड़ों की धुन, फूलों की बौछार करते हुए तिलक लगाकर, साफा पहनाकर एवं केक काटकर भावपूर्ण माहौल में खुशी के छल के आंसुओं के बीच भाव विभोर आत्मीय स्वागत किया। परिवारों द्वारा अचानक किए गए ऐसे स्वागत से तीनों जंग जीत कर आए सदस्य हतप्रभ रह गए। इससे उनमें नई ऊर्जा का संचार हुआ एवं परिजनों द्वारा समाज में इस महामारी को लेकर एक सकारात्मक संदेश देने का भी छोटा सा प्रयास किया गया ताकि कोरोना महामारी के भय को कम किया जा सके। इस दौरान परिजनों ने मास्क ही अभी वैक्सीन है का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी के राधा वल्लभ माहेश्वरी, मंजीत सिंह, महेश शर्मा, महावीर इंटरनेशनल के चेयरमैन वीर अमित पारिक, सचिव सुशील छाजेट, एडवोकेट विनोद मिश्रा, एडवोकेट पंकज गादिया, हलवाई गली व्यापार संघ के सुरेश खत्री, मदन, चिंटू अग्रवाल, मोहम्मद शफी, मिलापचंद बुरड़, रूपचंद बुरड़, अनिल बुरड़, संजय बुरड़, मनीष बुरड़, नीलम बुरड़, निर्मला लोढ़ा, प्रीति खिवसरा, सुमन बुरड़, प्रमिला बुरड़, सरिता बुरड़, नीता बुरड़, आकांक्षा बुरड़ एवं समस्त नरसिंह गली एवं हलवाई गली के निवासी उपस्थित थे। मेरे पिताजी विमल चंद बुरड़ साहब, जो कि पूरे 1 महीने बाद कोरोना महामारी से जो ग्रसित हुए थे, उसको जंग को जीतकर ब्यावर आए हैं। उस खुशी में पूरा बुरड़ परिवार ने आज उनका पारिवारिक आत्मीय भावपूर्ण अभिनंदन किया है कि आज इन्होंने जो जीवन की इतनी लंबी लड़ाई, जो कि एक बहुत बड़ी घात थी इनके जीवन में, उसको जीत कर आए हैं और एक संदेश दिया है सभी कोरोना वॉरियर्स के लिए कि कोरोना महामारी से डरे नहीं, उससे लड़ें और लड़कर जीता जा सकता है, और उसका उदाहरण पेश किया है। तो उसी अवसर पर हम सब परिवार वाले इकट्ठे हुए हैं और एक दूसरों का मनोबल बढ़ाया है कि कोरोना को जीता जा सकता है, और इस नकारात्मकता के माहौल में कोरोना के एक सकारात्मक संदेश देने का पूरे परिवार ने प्रयास किया है। छोटा सा उसका नतीजा है कि आज हम सही सलामत घर में आ गए हैं। मेरा पहला अनुभव और आखिरी अनुभव सब देख लिया हॉस्पिटल, कुछ नहीं मरण करना है हॉस्पिटल में, ये हालत है। जैसे खून लेने आ जाओ, जैसे ब्लड लेने आ जाओ, बहुत खुशी हुई। उसकी कोई सिवा ही नहीं है। हॉस्पिटल की बात बता रहा हूँ मैं, बहुत नरक पड़ा, इतनी सुविधा होते हुए भी नरक पड़ा। मेरे दोनों बच्चों ने बहुत सेवा करी बता, हालांकि बहुत चिढ़ा इनके ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मेरी परिस्थिति की वजह से चिढ़ा, बाकी इन्होंने बहुत सेवा करी मेरी। सरकार की मोक्ष कलश योजना के तहत रोडवेज की एक्सप्रेस बस में हरिद्वार जाने व आने के लिए ऑनलाइन पंजीयन गुरुवार से शुरू हो गया है। रोडवेज सीएमडी नवीन जैन की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार अस्थि कलश के साथ हरिद्वार जाने आने के लिए परिवार के 2 सदस्यों को रोडवेज बस में निःशुल्क यात्रा उपलब्ध कराई जाएगी। देवस्थान विभाग की गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार के निर्देशानुसार अब से सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निगम बोर्ड तथा राजकीय उपक्रम इत्यादि एवं आयकरदाता इस सेवा के लिए अधिकृत नहीं होंगे। पंजीयनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी झूठी व गलत पाए जाने पर किराए के साथ जुर्माने की राशि भी वसूल की जाएगी। मोक्ष कलश योजना के तहत निगम की अधिकृत वेबसाइट पर गुरुवार से ऑनलाइन पंजीयन किया जा सकता है। ब्यावर आगार प्रबंधक RS राजावत ने बताया कि सीएमडी के आदेश के बाद मोक्ष कलश योजना के तहत ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो गया है। अपने प्रियजनों की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने वाले विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीयन करवा सकते हैं। राजावत ने बताया कि नए दिशा निर्देश में अब सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। मालूम हो कि पंजीयन की यह व्यवस्था विगत 1 सप्ताह से बंद थी। नई व्यवस्था के तहत पूर्व में जिन लोगों ने अपना पंजीयन करवाया था उन्हें भी फिर से पंजीयन करवाना होगा। श्रीमान सीएमडी श्री नवीन जैन साहब द्वारा आज गुरुवार से रोडवेज की तरफ से मुफ्त कलश योजना का शुभारंभ किया गया है।
जिसके तहत आयकरदाता एवं सरकारी कर्मचारी निगम बोर्ड के ये इसका लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर जो गरीब तबके के लोग हैं और जो आयकरदाता नहीं है उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा, जिसके तहत 2 यात्री यात्रा हरिद्वार के लिए कर सकेंगे, जिसके लिए पंजीयन की शुरुआत आज से हो चुकी है एवं इसका पंजीयन ऑनलाइन यात्री करवा सकते हैं। शहर के राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया। नेत्र रोग विभाग के प्रमुख तथा वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजू गगरानी ने बताया कि अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को प्रतिवर्ष विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। इसी के तहत आज एकेज के आउटडोर में आए करीब 60 मरीजों की आंखों की जाँच की गई तथा उन्हें आँख है तो जहान विजन को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अपनी आंखों की जाँच करवाने तथा सही उपचार लेने की सलाह दी गई। साथ ही आंखों की रोशनी की स्थायी बनाए रखने के लिए पपीता, आम, हरी सब्जियां, गाजर, पनीर आदि अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करने की सलाह दी गई। साथ ही धूम्रपान से बचने की अपील की गई। डॉक्टर श्रीमती गगरानी ने कहा कि नियमित रूप से कंप्यूटर पर काम करने वाले व्यक्ति को हर 15 से 20 मिनट में अपनी आंखों को आराम देना चाहिए। साथ ही 40 की उम्र के बाद भी नियमित रूप से आंखों की चेकअप करवाते रहना चाहिए। हर साल की तरह इस साल भी अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को यह मनाया जाता है, तो इस बार भी उसी दिन मनाया गया। इस बार का स्लोगन है विजन फर्स्ट, आँख है तो जहान है। आँखों की रोशनी को सुरक्षित रखने के लिए हमें कुछ चीज़ों को जैसे यूज करना चाहिए, उसमें मुख्य रूप से हमें खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखें तो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पीले फल हैं जैसे पपीता, आम, गाजर, ये चीज़ें ज़्यादा खाना चाहिए। दूसरे आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का हम ज़्यादा उपयोग करते हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इन सब चीज़ों पर काम करने से भी हमारी आंखें बहुत जल्दी थक जाती हैं। तो यदि हम इन चीज़ों पर काम करते हैं तो हर 20 मिनट के बाद लगभग 20 सेकंड के लिए हम अपनी आंखों को रेस्ट दें, जिससे कि उनमें शाम तक काम करते करते थकान न महसूस हो। अब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीयन के लिए 2 एड्रेस प्रूफ की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। हाल ही में परिवहन विभाग ने लाइसेंस सहित वाहनों के पंजीयन के लिए दस्तावेजों को लेकर यह बदलाव किया है। विभाग के आदेशानुसार लाइसेंस से पंजीयन प्रमाण पत्र दोनों ही परिस्थितियों में आवेदन के राज्य का निवासी होने पर किसी भी लाइसेंस अथॉरिटी व पंजीयन अधिकारी के पास आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए एक ही पते के अब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीयन के लिए 2 एड्रेस प्रूफ की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। हाल ही में परिवहन विभाग ने लाइसेंस सहित वाहनों के पंजीयन के लिए दस्तावेजों को लेकर यह बदलाव किया है। विभाग के आदेशानुसार लाइसेंस व पंजीयन प्रमाण पत्र दोनों ही परिस्थितियों में आवेदन के राज्य का निवासी होने पर किसी भी लाइसेंस अथॉरिटी व पंजीयन अधिकारी के पास आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए एक ही पते के साक्ष्य के रूप में 2 स्थायी प्रमाण पत्र लेना जरूरी नहीं है। इसलिए सभी अधिकारी वर्णित दस्तावेजों में से किसी एक को पते को प्रमाण के रूप में लेना सुनिश्चित करना होगा। दूसरा अस्थायी प्रूफ लिया जा सकता है। यह परिवर्तन संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 40 में वर्णित प्रावधानों के तहत किया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पहले नए वाहनों के पंजीयन या अन्य राज्यों में पंजीकृत पुराने वाहनों के द्वारा पंजीयन के दौरान अस्थायी पते के प्रमाण के आधार पर ही वाहन का कार्य किया जाता था। इस स्थिति में कर चोरी या फर्जी कागजातों के आधार पर चोरी के वाहनों के भी पंजीयन या दोबारा पंजीयन की संभावना बनी रहती थी। इसे कम करने के लिए 2001 में पते के प्रमाण के रूप में पंजीयन अधिकारी को आवेदक के 2 पते स्थायी व अस्थायी पता लेने के लिए आदेश दिए गए थे। विभाग के नए आदेशों के बाद आमजन को 2 बड़ी सहूलियत होगी। कोई भी आवेदन लाइसेंस के लिए राज्य में कहीं भी आवेदन कर सकता है, यानी अगर आप ब्यावर के निवासी हैं और जयपुर में लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं तो वह बनाया जा सकेगा। इस लाइसेंस पर पता ब्यावर का होगा। दूसरा, यदि कोई जयपुर का वाहन डीलर जयपुर नंबर जारी करते हुए किसी ब्यावर के व्यक्ति को वाहन बेचता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उस पंजीयन प्रमाण पत्र पर पता ब्यावर का ही आएगा। भारत सरकार ने 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में जो अमेंडमेंट्स किए थे उसमें ये एक बड़ा अमेंडमेंट्स है, जिसमें पहले वर्ड यूज किया गया था जिला परिवहन अधिकारी का क्षेत्राधिकारी, अब उसकी जगह राज्य वर्ड आ गया है। इसका ये मतलब है कि अगर लाइसेंस किसी व्यक्ति को बनाना है तो जिस राज्य का रहने वाला है उस राज्य में जहाँ पे वो बिजनेस कर रहा है या वहाँ का रहने वाला उस राज्य में वो कहीं पर भी लाइसेंस बनवा सकता है। इसी तरह से अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन भी उस राज्य में कहीं पर भी करवा सकता है। उसके लिए उसको अपना होम एड्रेस जिस जिला परिवहन अधिकारी के जुरिस्डिक्शन में पड़ता है उसका होना जरूरी नहीं है। होम एड्रेस उसका उस राज्य का होना है, जिस राज्य में वो कहीं भी बना सकता है।
जैसे माना कि पाली जिले का रहने वाला आदमी है और पाली में ही काम कर रहा है, लेकिन वो ब्यावर नज़दीक पड़ता है तो ब्यावर आकर के अपना लाइसेंस बनवा सकता है। तो इसके लिए ये सुविधा मोटर व्हीकल का जो नया अमेंडमेंट 2019 आया है उसमें ये किया गया, उससे ये सुविधा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश भर में चलाए जा रहे स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान के तहत आमजन को स्वच्छता का संदेश देने के लिए गुरुवार को भाजपा पार्षदों ने अस्पताल रोड की साफ सफाई की। इस दौरान पार्षदों ने स्वयं ने हाथ में झाड़ू तथा अन्य सफाई उपकरण लेकर कंचन पेट्रोल पंप से लेकर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय तक की सड़क की साफ सफाई की। इस दौरान नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया भी वहां पर पहुंचे तथा वहां उपस्थित सफाई जमादारों तथा कर्मचारियों को हिदायत देते हुए निर्देशित किया कि शहर के किसी भी मुख्य मार्ग पर कचरा दिखाई नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान स्वयं भी शहर की साफ सफाई तथा कोरोना जागरूकता अभियान में लगी हुई है ताकि आमजन में साफ सफाई को लेकर अलख जगाई जा सके। गुरुवार को साफ सफाई करने के दौरान पार्षद हरीश साकला, सुनीता भाटी, रवि चौहान, बीना झंवर, मुन्नी देवी गहलोत, हंसराज शर्मा तथा भाजपा कार्यकर्ता रामेश्वर गहलोत तथा राजेश झंवर आदि शामिल थे। राजसमंद जिले के आमेट कस्बे में टीम जीवनदाता राजसमंद ने उदयपुर में पहला प्लाज्मा डोनेट करवाकर एक रोगी की जान बचाई है। आमेट रिपोर्टर पवन वैष्णव के अनुसार पैसिफिक हॉस्पिटल उदयपुर में भर्ती रोगी चंद्रशेखर बालोटिया को ए पॉजिटिव प्लाज्मा की आवश्यकता थी। परिजन इस हेतु प्रयास कर रहे थे। इस दौरान परिजनों ने टीम जीवनदाता राजसमंद के सदस्य राजकमल लोहार से संपर्क कर प्लाज्मा की जरूरत बताई। इस पर टीम सदस्य लोहार ने एक मैसेज बनाकर सभी सोशल मीडिया पर भेजा। इस दौरान राजसमंद के सदस्य तेज प्रकाश सेन के रिश्तेदार विनोद सेन के 65 दिन पहले कोरोना संक्रमण से ठीक होने की जानकारी मिली। इस पर जब टीम के सदस्यों ने विनोद सेन से संपर्क किया तो वे प्लाज्मा डोनेशन के लिए सहर्ष तैयार हो गए, जिसके बाद टीम के सदस्य गोविंद सिंह चौहान सेन के साथ महाराणा भोपाल हॉस्पिटल ब्लड बैंक पहुंचकर चिकित्सकों के सहयोग से प्लाज्मा डोनेट करवाकर रोगी राजकमल बालोटिया तक पहुंचाकर उसे जीवन दान दिया। सैनिक विश्राम गृह में गुरुवार को भूतपूर्व सैनिक पेंशनर समाज कल्याण संस्था ब्यावर की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित भूतपूर्व सैनिकों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान सभी पेंशनरों ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर जिला सैनिक अधिकारी कैप्टन अशोक तिवारी को एक ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन में बताया गया कि ब्यावर उपखंड में लगभग 8,500 भूतपूर्व सैनिक आवास करते हैं, जिनमें से करीबन 60% सीनियर सिटीजन है। 40% भूतपूर्व सैनिक अपना धंधा या सर्विस जो कि रेस्को के माध्यम से कर रहे हैं, मगर क्षेत्र के पूर्व सैनिकों को कई जगह भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्याओं के समाधान के लिए ब्यावर में सीएसटी कैंटीन व ECHS कार्यालय खोलने, एडमिट भूतपूर्व सैनिक के हॉस्पिटल का कार्यालय ऑनलाइन करने, लीग सोसाइटी के जमा पैसों को सार्वजनिक करने, रेस्को में पे राज्य सरकार के निर्देशानुसार देने तथा जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा दूर दराज से आने वाले सैनिकों की समस्याओं को सहानुभूति पूर्वक सुनने की व्यवस्था करने की मांग की गई है। बैठक में जिला अध्यक्ष जसवंत सिंह भाटी, कैप्टन छोटू काठात, जुंझार सिंह, कान सिंह रावत, बाबू सिंह गहलोत, सूबेदार मेजर सलीम काठात, जीवन सिंह, रतन सिंह चौहान सहित अन्य भूतपूर्व सैनिक शामिल थे। सदर थाना क्षेत्र के नोंदरी मेंद्रातान निवासी एक विवाहिता ने सदर थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा पर असहयोग का आरोप लगाया है। पीड़िता ने इस संदर्भ में अपने वकील के मार्फत आईजी अजमेर के समक्ष एक परिवाद भी पेश किया है। पीड़िता का आरोप है कि थाना अधिकारी जोधा ने दुष्कर्म तथा उसके 2 बच्चों की हत्या के प्रकरण में आरोपियों से साठगांठ करते हुए उल्टा उसे ही आरोपी बनाते हुए हवालात में डाल दिया। जानकारी के अनुसार केसरपुरा निवासी पीड़िता सुमित्रा देवी अपने 2 बच्चों के साथ नोंदरी मेंद्रातान स्थित ससुराल में रहती है। पीड़िता ने बताया कि 21 मार्च को उसका जेठ कैलाश सिंह तथा 3-4 अन्य लोग शराब के नशे में धुत होकर उसके घर पहुंचे तथा सभी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना से आहत सुमित्रा अगले दिन 22 मार्च को अपने 2 बच्चों के साथ अपने पीहर केसरपुरा जा रही थी कि पीछे से 2 बाइकों पर सवार होकर उसका पति मदन सिंह, जेठ कैलाश सिंह, सास प्रिदामी देवी तथा अन्य लोग पहुंचे था उसको दोनों बच्चों के साथ जबरन बाइक बैठा ले गए। इस दौरान आरोपियों ने केसरपुरा स्थित कुएं में उसे तथा उसके दोनों बच्चों को मारने की नीयत से धकेल दिया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उन्हें धक्का देकर फरार हो गए। इस दौरान उसके चिल्लाने पर राहगीरों ने उसे तो बाहर निकाल लिया, लेकिन उसके दोनों बच्चे मौत के शिकार हो गए। पीड़िता का आरोप है कि प्रकरण को लेकर उसने सदर थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दी थी, लेकिन सदर थाना अधिकारी जोधा ने उसकी शिकायत नहीं ली और उल्टा आरोपियों से साठगांठ करते हुए उसे ही हवालात में डाल दिया।
परेशान पीड़िता ने वकील भगवान पाखरोट के जरिए एक परिवाद आईजी अजमेर के समक्ष पेश कर न्याय की गुहार लगाई है। इस संदर्भ में थानाधिकारी जोधा का कहना है कि उक्त प्रकरण में उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ जांच को अंजाम देते हुए न्यायालय में चालान पेश किया है। पीड़िता की ओर से लगाए गए आरोप निराधार व झूठे हैं। 21 तारीख की रात मेरे साथ बलात्कार हुआ। तभी मेरे जेठ और उसके अन्य व्यक्ति दोस्त ने मेरे साथ बारी बारी से बलात्कार किया। मेरी सास बदामी देवी मदन सिंह आए और मेरे को 2 मोटरसाइकिल पे कुएं में डाल दिया। मैंने अपने कुएं से चिल्लाई, तभी 2 व्यक्ति जा रहे थे गाय बकरी चरा रहे, वो उन्होंने मेरे को निकाल कर रिपोर्ट में गलत लिख के फिर मेरे को बंद कर दिया। 5 लाख रुपए खा के मेरे खिलाफ ही कार्रवाई करके मेरे को जेल में पहुंचा दिया। मदन सिंह, कैलाश सिंह, बदामी देवी और अन्य व्यक्ति सुरेंद्र सिंह जोधावत और गोपीनाथ। मेरे को बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के साथ इंसाफ हो। इस संदर्भ में वकील भगवान पाखरोट ने बताया कि पीड़िता सुमित्रा ने मिलकर अपनी आपबीती जताई है, जिसको लेकर एक परिवार तैयार कर आईजी अजमेर के समक्ष पेश किया गया है। पीड़िता ने सदर थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा पर असहयोग का आरोप लगाते हुए आरोपियों को बचाने की शिकायत की है। पिछले 2-3 दिनों से मेरे पास एक पीड़िता सुमित्रा नाम की लड़की मुंदरी महेंद्रा थाने की रहने मेरे पास आई। उसने बताया कि ब्यावर सदर थाने के सीआई सुरेंद्र सिंह जोधावत ने उसके साथ नाइंसाफ़ी की है। उसका 2 बच्चों की उसके ससुराल वालों ने हत्या कर दी थी और उसके साथ कोई सामूहिक गैंग रेप की घटना हुई थी, ऐसी उसने घटना बताई। उस पर मैंने आईजी साहब के पास इनको पेश किया और न्याय मांगने के लिए इनके लिए पूरा तत्पर तैयार हूँ मैं। और कोर्ट ने भी इनके खिलाफ़ सीआई साहब के खिलाफ़ 202 की जाँच में परिवाद भेज रखा है। जाँच हो रही है, परंतु अभी तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया इसके ससुराल वालों को हत्या के मामले में। मैं यही चाहता हूँ कि इसको न्याय मिले पीड़िता को और इसके मुकदमे में आगे कार्रवाई हो। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपनी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट गुजरे बाईपास से। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पास पंच के साथ किया स्वागत। कोरोना को मात देकर घर लौटे बुरट परिवार के सदस्य, परिवारजनों व शहरवासियों ने किया भव्य स्वागत। भाजपा पार्षदों ने की अस्पताल रोड की साफ सफाई, आमजन को दिया स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का संदेश। और भूतपूर्व सैनिक पेंशनर समाज कल्याण संस्था की बैठक संपन्न। सैनिकों की मांग को लेकर सैनिक कल्याण अधिकारियों को दिया ज्ञापन।